हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आधुनिक काल में भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल के प्रमुख कवियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम करते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में शामिल थे और पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो है वो 1858 ईस्वी के अंदर हुआ। इनका जन्म 1858 ईस्वी में, जन्म स्थान जो है इनका ग्राम मानपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। यानी इनका जन्म 1858 में मानपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ। ये राजस्थान के और भारतेंदु युग के एकमात्र ऐसे कवि जो राजस्थान के अंदर जन्मे। और इनका जन्म तो राजस्थान के अंदर हुआ, लेकिन ये रहते थे, इनका निवास स्थान जो है वो काशी था, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। काशी में इनका निवास स्थान था और इनका जन्म राजस्थान के अंदर, जयपुर जिले के अंदर मानपुरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ 1858 में। इनकी मृत्यु जो है वो 1900 में हुई। 1900 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं कुल जो है वो 78 रचनाएं इनकी मानी जाती है। कुल 78 रचनाएं जो है वो इनकी हैं। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखा है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य किया और कुल 78 रचनाएं जो है वो इनकी प्राप्त होती है। और उन 78 रचनाओं में प्रमुख रचनाएं जो हैं, जिनमें हम प्रमुख रचनाओं की बात करें, पावस पचासा है, सुकवि सतसई है, हो होरी है, कंसवध है, और भी अन्य रचनाएं जो है वो इनकी बिहारी विहार है, गद्य काव्य मीमांसा है, आश्चर्य वृतांत है, जटिल वणिक है, भारत धर्म है, शिवराज विजयम। शिवराज विजयम जो है वो एक संस्कृत का इनका उपन्यास है। शिवराज विजयम संस्कृत का उपन्यास है इनका। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों पर समान अधिकार था, दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। ये इनकी संस्कृत और हिंदी दोनों की मिलाकर के 78 रचनाएं जो है वो प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। ये पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसवध, शिवराज विजयम, बिहारी विहार, ये मतलब क्या है, संस्कृत और हिंदी दोनों की मिलाकर के रचनाएं जो है वो हमने बताई है आपको। फिर इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो शिवराज विजयम इनकी जो रचना है, शिवराज विजयम, ये शिवराज विजयम रचना जो है इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना जो है वो इनकी ये शिवराज विजयम नामक रचना जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। और अगर हम ये शिवराज विजयम के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो बात ये होगी इनकी कि ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। शिवराज विजयम रचना जो है इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। दूसरी बात ये है कि ऐतिहासिक उपन्यास की विधा की इस रचना, यानी ये रचना जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है, उपन्यास विधा के अंदर लिखा गया है। यानी जो गद्य साहित्य की जो विधा है उसमें उपन्यास विधा के अंदर इस रचना को शिवराज विजयम उपन्यास में है, ये एक उपन्यास विधा के अंदर लिखा गया है जो सर्वाधिक इनका प्रसिद्ध हुआ है। ऐतिहासिक उपन्यास है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इन्होंने मराठा और केसरी शिवाजी के जीवन का चरित्र वर्णन किया है। यानी ये शिवराज विजयम के अंदर मराठा और शिवाजी इनका जो है वर्णन जो है वो शिवराज विजयम नामक जो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है उसमें मिलता है। फिर उसके बाद में बिहारी विहार की बात करें तो इस बिहारी विहार के अंदर इन्होंने बिहारी के द्वारा रचित, बिहारी जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं इनके द्वारा रचित दोहों का
कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया है। यानी इन्होंने क्या किया, बिहारी विहार रचना के अंदर बिहारी के द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं उनका लिखा, तो बिहारी ने तो लिखा है दोहा छंद के अंदर, बिहारी ने तो दोहा छंद में लिखा है, इन्होंने उसको कुंडलिया छंद में लिखा है, यानी कुंडलिया छंद में भाव विस्तार कर दिया है। उसी बात का बिहारी ने जो दोहे लिखे हैं उन्हीं का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार करके इन्होंने इसको लिखा है। और कुंडलिया छंद, अब देखो कुंडलिया छंद का जिक्र आ गया, तो कुंडलिया छंद जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमने छंद किए थे, कुंडलिया हमारे सिलेबस में भी है कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद के अंदर क्या होता है, कुंडलिया छंद दोहा प्लस रोला, दोहा और रोला का मिला हुआ छंद है। दोहा और रोला दोनों को मिलाकर के कुंडलिया छंद बनता है। हमने छंद के अंदर ये किया भी था। फिर बात करते हैं हम इनकी तीसरी जो विशेषता है उसके बारे में, कि ये एक घड़ी, अब एक घड़ी जो है, घड़ी, एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होते हैं। अब घड़ी वो नहीं जो हम हाथ पर बांधते हैं या दीवार पर लगाते हैं, वो घड़ी नहीं। घड़ी एक मात्रक है, देसी भाषा में हम घड़ी के एक घड़ी भी विराम नहीं है, एक घड़ी भी आराम नहीं है। तो एक घड़ी, तो एक घड़ी के अंदर अगर हम औसतन समय को मापें तो 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी के अंदर कितने मिनट है, 24 मिनट है। यानी एक घड़ी में लगभग 100 पदों या 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। ये इनकी एक विशेष बात है कि एक घड़ी यानी 24 मिनट में लगभग 100 पद या 100 श्लोक जो है ये रचा करते थे। 100 श्लोकों की रचना जो है वो कर दिया करते थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेष बात है, किसकी, पंडित अंबिका दत्त व्यास की, कि एक घड़ी में ये लगभग 100 श्लोक जो है उनकी रचना जो है वो किया करते थे। फिर बात करते हैं कि कंसवध जो इनकी रचना है, कंसवध, ये कंसवध रचना जो है इसके अंदर क्या है, इनकी अपूर्ण प्रबंधनात्मक जो है रचना मानी जाती है। प्रबंधात्मक रचना है ये, प्रबंधात्मक रचना कंसवध जो अपूर्ण है, पूरी नहीं हो पाई है, ये अपूर्ण रह गई। और इस रचना के अंदर कंसवध रचना जो है इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ये इसकी विशेष बात है। कंसवध रचना के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और ये इनकी एकमात्र ऐसी रचना है जो अपूर्ण रह गई थी, पूरी नहीं हुई। इनकी शिवराज विजयम रचना में, ये जो वापस आ जाते हैं हम शिवराज विजयम पे, शिवराज विजयम जो इनकी रचना है इसके अंदर बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी, कादंबरी एक रचना है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उस बाण भट्ट के द्वारा रचित कादंबरी रचना की शैली का अनुकरण किया गया है। यानी कादंबरी जो शैली है, जो बाण भट्ट के द्वारा रचित कादंबरी रचना है, उसकी जो शैली है उसी शैली पर आधारित है ये शिवराज विजयम रचना, उसका अनुकरण किया गया, जिसके कारण इसको संस्कृत साहित्य में आधुनिबाण, यानी ये जो कंसवध है इस रचना को संस्कृत साहित्य के अंदर आधुनिबाण या अभिनव बाण के नाम से भी पुकारा जाता है। अभिनव बाण या आधुनिबाण नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इन्होंने मात्र 10 वर्ष की अल्पायु के अंदर, मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया था। कविता लेखन कार्य जो है वो मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने शुरू किया और 12 वर्ष की अल्पायु में, मात्र 12 वर्ष, मतलब 10 वर्ष की आयु के अंदर अल्पायु में तो इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र के अंदर ये भारतेंदु युग में, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित जो कविता वर्धनी सभा थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा के ये सदस्य बन गए थे, शामिल हो गए थे उसके अंदर। कितने वर्ष में, 12 वर्ष की अल्पायु के अंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा काशी के द्वारा उसमें शामिल हो गए थे और 12 वर्ष की आयु में ही कविता वर्धनी सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित थी, उससे इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। सुकवि की उपाधि जो है इनको कविता वर्धनी सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित थी, उसके द्वारा इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। इन्होंने पीयूष प्रवाह एक मासिक पत्रिका का संपादन किया, नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य जो है वो इन्होंने किया। यानी पीयूष प्रवाह जो है वो इनकी एक मासिक पत्रिका है। ये पत्रिकाएं भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन से
कवि की जो है वो कौन सी पत्रिकाएं हैं, मतलब जन्म मृत्यु, जन्म स्थान और पत्रिकाएं और 2 4 5 रचनाएं जो हैं ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि परीक्षा में ये जो चीजें हैं वो लिखनी जरूरी हैं। तो ये थे हमारे पंडित अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद में हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं हमारे ठाकुर जगमोहन, या इनको जगन मोहन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठाकुर जगमोहन या जगन मोहन भी कह सकते हैं हम इनको। तो इनका जन्म जो है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। ठाकुर जगन मोहन या जगमोहन, इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1899 में हुई थी। यानी 1857 में इनका जन्म जो है विजय राघवगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर है ये स्थान विजय राघवगढ़। ये विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में है। इस यहां इनका जन्म जो है वो 1857 ईस्वी में हुआ था और 1899 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संततिलता, श्यामालता, देवयानी, ऋतु संहार, और अन्य रचनाएं भी हम इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न। ये श्यामा स्वप्न जो है वो इनका उपन्यास है। और ऋतु संहार जो है वैसे तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ऋतु संहार जो है अनुदित है इनका। ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी ऋतु संहार लिखा है, कालिदास द्वारा, मूल रूप से कालिदास द्वारा लिखा गया है, उसका अनुदित रूप जो है वो ठाकुर जगमोहन ने लिखा है। और कालिदास द्वारा ये लिखा हुआ मेघदूत जो है वो भी कालिदास की रचना है और इसका भी अनुदित रूप जो है इन्होंने लिखा है, अनुवाद किया है इन्होंने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ऋतु संहार, ये दोनों ही कालिदास की रचनाएं हैं और इनको अनुदित किया है इन्होंने। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। फिर इनकी विशेष बात के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, मुख्य बात यह है कि ये विजय राघवगढ़ रियासत है। ये विजय राघवगढ़ एक रियासत थी और ये इस रियासत के राजकुमार थे। यानी ठाकुर जगमोहन सिंह या जगन मोहन सिंह जो थे ये विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने संस्कृत के महान कवियों जिनमें अगर हम बात करें वाल्मीकि है, कालिदास है, भवभूति है, इन महान कवियों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं में प्रकृति के सूक्ष्म रूप का चित्रण किया है। यानी इन्होंने कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि, ये जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं, इनका अनुकरण करते हुए प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण जो है वो इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किया है। तो ये है हमारे ठाकुर जगमोहन सिंह या जगन मोहन सिंह। फिर 5वें नंबर पे आते हैं हमारे पंडित राधा कृष्ण दास। पंडित राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865 ईस्वी के अंदर हुआ था। पंडित राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1907 में हुई। यानी जन्म तो कब हुआ? 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1907 में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत 12 मासा, देश दशा, पृथ्वीराज प्रयाग। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं, भारत 12 मासा, देश दशा, पृथ्वीराज प्रयाग, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जुबली, 56 की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलाप, विजयनी विलाप, निसहाय हिंदू। ये निसहाय हिंदू जो है ये इनका उपन्यास है। निसहाय हिंदू इनका उपन्यास है। किनका? पंडित राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है निसहाय हिंदू। महाराणा प्रताप जो है वो एक नाटक है। महाराणा प्रताप ये जो है इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। महाराणा प्रताप नाटक लिखा है इन्होंने। और महारानी पद्मावती ये भी क्या है? नाटक है। यानी महाराणा प्रताप और महारानी पद्मावती ये दोनों ही इनके नाटक हैं और निसहाय हिंदू जो है इनका उपन्यास है। रहीमन विलाप ये एक रचना आई है, रहीमन विलाप।
रहीमन विलाप रचना में इन्होंने रहीमदास द्वारा रचित दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। रहीमन विलाप एक रचना है इनकी, रहीमन विलाप। इस रहीमन विलाप रचना का, वैसे रहीमदास जी के क्या हैं, दोहे, रहीमदास जी ने दोहे लिखे हैं और इन्होंने रहीमन विलाप नाम से उन दोहों का कुंडलिया छंद के अंदर भाव विस्तार किया है। जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किया था ना, बिहारी विहार का इन्होंने क्या किया था, ये बिहारी वाले भी दोहा के अंदर लिखे हुए थे। और पंडित अंबिका दत्त व्यास ने क्या किया, कुंडलिया छंद के अंदर इनका भाव विस्तार किया। और कुंडलिया छंद की मैंने आपको बता ही दिया कि दोहा और रोला दोनों को मिलाकर के कुंडलिया छंद बनता है। तो इन्होंने भी, यानी पंडित राधा कृष्ण दास ने क्या किया, इन्होंने तो बिहारी का किया था, पंडित राधा कृष्ण दास ने रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए जो दोहे थे उनका कुंडलिया छंद के अंदर भाव विस्तार किया। रहीमदास जी द्वारा लिखे गए दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। इनकी जुबली रचना जो है इनकी, वो राजभक्ति से संबंधित है। जुबली रचना राजभक्ति से संबंधित है, देशभक्ति से नहीं, राजभक्ति से संबंधित है इनकी जुबली रचना। और फिर अंतिम बात जो इनकी प्रमुख बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये काशी के अंदर नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए या हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था बनाई गई, नागरी प्रचारणी सभा। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तारित रूप से बताऊंगा। नागरी प्रचारणी सभा जो है वो काशी के अंदर है। इस सभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष पद पर रहे हैं, अध्यक्ष चुना गया इनको। नागरी प्रचारणी सभा काशी का सर्वप्रथम अध्यक्ष जो है किसको चुना गया, पंडित राधा कृष्ण दास। यानी ये प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया। तो प्रथम अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया, तो हम कहेंगे पंडित राधा कृष्ण दास जो है ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो आज हमने पढ़ा पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगनमोहन सिंह या जगनमोहन सिंह और पंडित राधा कृष्ण दास। अगली कक्षा के अंदर हम भारतेंदु युग के पंडित राधा चरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट, मुंशी सदासुखलाल नियाज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से जुड़े रहें। और अगर आपको इससे संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन के अंदर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस प्रश्न को लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आपको उसका सही और सटीक जवाब जो है वो दे सकें। और साथ ही आप अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने जो रजिस्टर में आपको नोट करवा रखा है, वो जो है जब भी आप क्लास देखें, पढ़ें, तो उस रजिस्टर को जो है वो साथ में रखें। और उसमें, क्योंकि उसमें विस्तारित रूप से हमने करवा रखा है, कोई बात यहाँ जो बोर्ड पे नहीं हो पाई है तो वो उसके अंदर आपको मिल जाएगी, तो उसको भी साथ साथ में पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।